नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। संसद में वंदे मातरम पर होगी चर्चा। पीएम मोदी के जाल में फंसा विपक्ष, लोकसभा से भागे राहुल, प्रियंका संभालेंगी कमान। भगवा मय हो गया कोलकाता, ब्रिगेड ग्राउंड में लाखों हिंदुओं ने किया गीता पाठ। मुर्शिदाबाद में भी राम मंदिर की रखी नींव। इंडिगो का संकट छठे दिन भी जारी, सरकार ने लिया सीईओ पर एक्शन। इंडिगो को सिर्फ 24 घंटे की मोहलत। गोवा के नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत, आग में झुलसे 4 टूरिस्ट, 14 स्टाफ की दर्दनाक मौत। मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। मोदी के सामने झुके ट्रंप, ट्रेड डील के लिए दिल्ली भेजी टीम। 3 दिनों की बातचीत से हटेगा 50% टैरिफ। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की। यह सत्र सोमवार को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में पहली बार विस्तार से चर्चा होगी और इस बहस की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सरकार इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाने की तैयारी में है, लेकिन इस पर राजनीति भी तेज है। सरकार का कहना है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, राष्ट्रीय चेतना का स्तंभ है, जबकि विपक्ष बहुत चालाकी से इसे बचने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने भी दूसरा मुद्दा चुन लिया है, लेकिन वंदे मातरम पर नहीं बोलना चाहते। तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से कमान संभालेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। सर, राहुल गांधी एक बार फिर वंदे मातरम से बचना चाह रहे हैं, क्या मत? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा जाल बिछाया है कि सेकुलर पार्टियों का जो काला चेहरा है वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा स्लोगन था जी। और ये उद्धृत होता है बंकिम के उस कविता से जी। और जब इसे राष्ट्रगीत बनाया गया, राष्ट्रगान नहीं बनाया गया, तब भी बहुत ज्यादा इस पे वाद विवाद हुआ था। दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान में 2009 में और बाकायदा ये जमीयते उलमाए हिंद वालों ने एक फतवा जारी किया कि वंदे मातरम एंटी इस्लामिक है जी। तो आप राष्ट्रगीत को एंटी इस्लामिक कहोगे तब तो ये तो चलेगी नहीं बात। आपको तो बताना पड़ेगा जो गीत, जो स्लोगन हमारे आजादी की लड़ाई का एक पिलर था, उसे आप कम्युनल लेंस से देख रहे हो। और इस चक्कर में आपने क्या किया, उसके 6 स्टैंजा को जो है आपने उड़ा दिया जी। मात्र 2 स्टैंजा आप जो है वो गाते हो। और क्यों गाते हो कि मुसलमानों को दिक्कत है, क्योंकि इसमें भारत मां को एक रूप दिया गया है। तो सवाल तो ये भी उठेगा कि भाई देश पहले कि धर्म, और दूसरी चीज कि क्या दुनिया भर के इस्लामिक कंट्रीज में क्या जो उनका नेशनल एंथम है, क्या वो अपनी मातृभूमि को, आदर वो मातृभूमि या पितृभूमि कहते हैं, क्या उसको डिस्क्राइब उस तरीके से नहीं करते? बांग्लादेश के का जो राष्ट्रगीत है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, आमार सोनार बांग्ला। उसको भी अगर आप उसकी व्याख्या करेंगे तो उसमें भी एक रूप दिया गया है, एक रूप दिया गया है। तो बांग्लादेश में क्या मुसलमान नहीं है? और ऐसी क्या बात है कि जो पहले तमाम लोग कांग्रेस अपने अधिवेशन में पूरा पूरा गाया करते थे और अचानक से आपने उसके स्टैंजास को उड़ा दिया, गिरा दिया। आपको राष्ट्रगान बनाना था, आपने उसे राष्ट्रगीत बना दिया। तो खैर ये बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसे मुद्दे को पार्लियामेंट में डिबेट करने के लिए उठाया है और बड़ा ही टाइमली उठाया है
कि जिसमें विपक्ष बहुत बुरी तरीके से फंसने जा रहा है। जी, तो कई मायने में संसद का ये सत्र बहुत खास रहने वाला है। खबरों में अब बात करते हैं बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर धार्मिक राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है। इस बार कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड ऐतिहासिक नजारा बना। लाखों लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। पूरे मैदान में भगवा झंडा लहराता दिखा। इस दौरान बड़ी संख्या में संत, साधु और सनातन प्रेमी शामिल हुए। इधर दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में राम मंदिर की नींव रखी गई। स्थानीय सनातन समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखा गया। गीता पाठ और राम मंदिर की नींव दोनों घटनाओं ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। एक तरफ ममता बनर्जी का फोकस साफ तौर पर मुस्लिम वोट बैंक पर दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी गीता पाठ जैसे कार्यक्रमों और राम मंदिर स्थापना के जरिए हिंदू समाज को मोबिलाइज कर रही है। सर, एक तरफ जहां बाबरी मस्जिद को लेकर इतना विवाद हो रहा है, दूसरी तरफ राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है बंगाल में। ममता बनर्जी इसमें कहां फिट बैठी? देखिए, ममता बनर्जी फिट नहीं बैठ रही, ममता बनर्जी फंस गई जी। आप अगर घर में सांप पालोगे तो वो आपको भी डसेगा। आपने अपने तमाम इस प्रशासन के दौरान, जब से आपकी सरकार आई है, आपने इस तरह के जिहादी और इस्लामिस्टों को इतनी शक्तियां आपने दे दी कि अब वो ममता बनर्जी के ऊपर ही फुफकार रहा है। आपका ही एमएलए ये कह रहा है कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना है। उसने एक ऐसे इलाके को चूज किया है जहां 60% से ज्यादा मुसलमान हैं। ऐसे इलाके को चूज किया है जहां 22 में से 20 सीटें टीएमसी जीती थी, और अब वो कह रहा है कि ममता बनर्जी को चुनाव जीतने नहीं देंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो ये ममता बनर्जी के हाथ से चीजें निकल रही हैं, और ममता बनर्जी उसको कर्टेल क्या करेंगी वो आदतन। और दूसरी एक परेशानी भी है कि आप बाबरी मस्जिद का शिलान्यास उसको रोक भी नहीं सकते। आप रोकोगे तो मुसलमान नाराज, और आप उसको अलाउ आपने किया है तो हिंदू नाराज हो गया है। और इसलिए परेड ग्राउंड में आज जो है वो लाखों लोग, ऐसा लग रहा था कि नरमुंड का समंदर दिख रहा है। लोग इतने पहुंचे, और एक्शन का रिएक्शन भी हो रहा है। बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बन रहा है तो वहां से ठीक है 11 किलोमीटर दूर बहरामपुर में, वहां पे अब राम मंदिर की भी शिलान्यास कर दिया जा रहा है। अब वहां राम मंदिर भी बनेगा। मतलब ममता बनर्जी के हाथ से ये मुद्दा बाहर निकल गया है। ये हिंदुओं से भी उनको उनके गुस्सा का ये देखना पड़ेगा, और मुसलमान नाराज हैं वो तो साफ साफ दिख रहा है। तो ममता बनर्जी की हालत बहुत ही खराब हो गई है चुनाव से ठीक पहले। जी, खबरों में आगे है इंडिगो एलायंस का संकट। आज छठा दिन है इंडिगो क्राइसिस का, लेकिन यात्रियों की परेशानी खत्म नहीं हुई है, और इंडिगो कह रहा है कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है। लेकिन उसके पास इस बात के जवाब नहीं है कि सब नॉर्मल है तो फिर आज भी 650 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल क्यों हुई है। इस बीच सरकार भी इंडिगो को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हुई है। सरकार ने कंपनी से कहा है कि रिफंड प्रोसेस 7 दिसंबर यानी आज रात 8 बजे तक पूरा करना होगा। अगले 48 घंटे में पैसेंजर के बैगेज को ट्रेस करके डिलीवर करना होगा। कंपनी के सीईओ को 24 घंटे में बताना होगा कि पिछले 5-6 दिन से जारी संकट के चलते कंपनी पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। सर, जो इंडिगो है उसके सीईओ ने पिछले 4-5 दिन से आम जनता को काफी परेशान किया। आज सरकार 24 घंटे का मोहलत देके उन्हें परेशान कर रही है। सरकार परेशान नहीं कर रही, सरकार जो है उसके खिलाफ एक्शन ले रही है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि अब तक उसे जेल क्यों नहीं भेजा गया, ये शख्स अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, इस चीज को समझ लीजिए। जुलाई के महीने में सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे तमाम पायलट्स के रूटीन को लेकर के, उनके रोस्टर को लेकर के, कि आप इनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, वो थका हुआ होता है, आप सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा किसी से ड्यूटी नहीं ले सकते जी। इन्होंने कहा कि भाई हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। बाकी सारे एयरलाइंस ने फॉलो किया,
और इनको लगता है कि भाई 75% फ्लाइट जो है हमारे कंट्रोल में है, हम सरकार की बात नहीं मानेंगे और ज़्यादा सरकार करेगी, हम ऐसा ब्रेकडाउन कर देंगे कि सरकार को घुटने टेकने होंगे। और रियल इशू क्या है कि अगर इंडिगो ने 64 और पायलट्स को रिक्रूट कर लिया होता तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं। लेकिन आपने जिद बना ली कि सरकार को झुकाना है, तो सरकार को झुकाने के चक्कर में अब लेने के देने पड़ रहे हैं। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो जवाब तलब किया गया, कंपनी की तरफ से जो जवाब मिला, उस पर डीजीसीए ने साफ कहा है कि इनका जो जवाब आया है सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मतलब एक्शन होगा। और एक्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स के ऊपर ही नहीं, सीईओ के अलावा और भी जो टॉप के जो मैनेजर्स हैं 10, इन सबको तिहाड़ जेल में डालना चाहिए। आप लाखों लाख परिवारों को आप इस तरह से परेशान करोगे, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एयरपोर्ट पे उसका कोई देखने वाला नहीं है। ये लोग, आप जिस तरीके से आपका बर्ताव, और वैसे भी बड़ा उद्दंड एयरलाइंस है ये, तो एक्शन तो होना ही चाहिए और एक्शन होगा। क्योंकि खबर तो यही है कि भाई चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे अमित शाह हो, दोनों बड़े नाराज हैं। तो न सिर्फ इस क्राइसिस को खत्म करना है, बल्कि आगे आने वाले समय में इतने सारे रूट्स जो मिले हुए हैं, और भी प्राइवेट एयरलाइंस को मौका दीजिए, बाहर से बुलाइए। लेकिन ये जो दादागिरी है, जो मोनोपोली है इंडिगो का, ये खत्म होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इसी दिशा में इंडिगो को बहुत ज्यादा अभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जी, खबरों में अब बात करते हैं गोवा के उस हादसे की जहां 25 लोगों की जान चली गई। गोवा के एक नाइट क्लब में शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। यह हादसा गोवा के अरपोरा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हुआ। यह हादसा उस समय हुआ जब लोग मस्ती के मूड में थे, लेकिन कुछ मिनटों बाद क्लब की छत से आग निकलने लगती है। आग देखते ही भगदड़ मच गई। इस हादसे में 4 पर्यटकों और 14 स्टाफ मेंबर समेत कुल 25 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में जांच के आदेश दिए हैं। सर, इतना बड़ा हादसा हो गया गोवा में, कहां चूक रह गई? चूक तो चारों तरफ है। हिंदुस्तान ही ये, हम लोग वेट करते हैं किस तरह का हादसा हो तब हम एक्शन लेंगे। भाई तमाम जिम्मेदार अधिकारी, जो लोग सर्टिफिकेट पास करते हैं कि ये होटल ठीक है या नहीं है, फायर सिक्योरिटी का सिस्टम कैसा है, एग्जिट सिस्टम कैसा है, दूसरी तरफ बहुत सारे जो एजेंसियां हैं जो इन लोगों को लाइसेंस वगैरह देती है कि कितने लोग को आप अंदर अपने क्लब में बुला सकते हो, क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी ऑफिशियली है। होता क्या है, चाहे सरकार किसी की भी रहे, अभी वहाँ बीजेपी की सरकार है, सब माल खा खा करके इस तरह की चीज़ों के ऊपर आंखें बंद कर लेते हैं और हादसा का इंतजार किया जाता है कि हादसा हो तब आप उस पर एक्शन लेंगे। और उसके बाद अब देखिए आनन फानन हर क्लब में हर जगह। हादसा इसलिए हुआ कि इस क्लब को तो वैसे ही परमिट नहीं करना था, क्योंकि इसका एंट्रेंस और एग्जिट एक ही है। तो कोई भी अगर हादसा होगा तो लोग तो उसमें फंस जाएंगे। मरने वाले कौन है? स्टाफ मर गए, क्योंकि वो अंदर काम कर रहे थे, वही लपेटे में आ गए। बाकी लोग तो जितना निकल सकते थे वो निकल गए। तो एक तो गोवा के ऊपर ये कलंक लग गया, लोग जाएंगे वैसे भी नहीं जाएंगे। तो गोवा हिंदुस्तान का एक प्रीमियर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और जिस तरीके से टूरिस्टों को वहाँ पे बेइज्जत किया जाता है, चाहे वो टैक्सी वाला हो चाहे वो होटल वाले हो, जिस तरीके से वहाँ ट्रीट किया जाता है, ये तो ओवरऑल पूरे बदलाव की आवश्यकता है। अब आपको एक हादसा हुआ है, भाई अभी तक पकड़ा नहीं गया है, मालूम ही नहीं चल रहा है मालिक कौन है, भागा हुआ है वो। तो ये किस तरह का सिस्टम है और है क्या? सब पैसे खा खा करके अधिकारी वो सारी चीज को अलाउ करते हैं। तो एक्शन वहां से पहले सरकार को अधिकारियों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और भ्रष्टाचार गोवा के अंदर बहुत ज्यादा है,
उसके ऊपर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। ये उसका ही रिपरकशन है। आप चीजों को समय रहते आप उस पर लगाम नहीं लगाते, जब लोगों की मौत हो जाती है तब लोगों की नींद टूटती है। खबरों के आखिर में बात अमेरिका की। मोदी पुतिन की दोस्ती और समझौते का असर अमेरिका पर दिखा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी टीम दिल्ली भेजी है, जो भारत में ट्रेड डील पर बातचीत करेगी। खबर यह है कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत के साथ 50% टैरिफ और दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बने। भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि 3 दिनों की बातचीत में दोनों देशों के बीच सहमति बन जाएगी, जिसकी घोषणा दिसंबर के आखिरी सप्ताह में होगी। सर, क्या रूस और ये भारत की जिस तरीके की दोस्ती देखने को मिली है, क्या इसके बाद ट्रंप ने घुटने टेक दिया है? बिल्कुल घुटने टेक दिया, अदरवाइज आनंद फानंद भेजना नहीं पड़ता। अपने 2 अधिकारियों को, ट्रेड नेगोशिएटर्स को जो है उन्होंने दिल्ली भेज दिया है। 10 तारीख को ये लोग आएंगे, 10 से 11, 12, 3 दिन तक जो है वो बातचीत चलेगी। ये 6th राउंड ऑफ टॉक्स है और अब बताया जा रहा है कि अब फाइनल होने जा रहा है। और बातचीत में 2 बातें होगी। एक कि जो टैरिफ आपने लगाया उसको तो हटाओ। कल मैं सुन रहा था विदेश मंत्री को, विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि हम अपने पोजीशन से डिगेंगे नहीं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मतलब जो ट्रेड नेगोशिएशन, 2 चीजें हैं। एक तो टैरिफ कम करो, ये जो तुमने 50 लगा दिए हैं, 25 जो है ऐसे लगाया है आपने, और 25 जो है आपने कि रूस से हम ऑयल खरीद रहे हैं इसलिए एडिशनल पॉजिटिव टैरिफ आपने लगाया है। तो पॉजिटिव टैरिफ तो आप हवा में लेके जाओ उसको, और बाकी के जो 25 है उसमें भी हमको रियायत चाहिए। मतलब 12-13% के आसपास जो है वो जाकर के गिरेगा। और दूसरा कि आगे जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, जो बीटीए जो जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, कि जिसका टारगेट ये है कि 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच $500 बिलियन का ट्रेड हो, उसके लिए रास्ता तैयार हो रहा है। और उसी में बात फंसी हुई थी कि वो एग्रीकल्चर, डेयरी, इन सब सेक्टर्स में आना चाहते थे। भारत ने साफ मना कर दिया। आपको आना है आप आइए ना भाई, अपने जहाज बनाइए हिंदुस्तान के अंदर में। मेक इन इंडिया में आप अमेरिकन कंपनी को भेजिए ना भाई, एप्पल है, बाकी लोगों को भी भेजिए। क्यों बांग्लादेश में गारमेंट कंपनीज है आपकी, आप हिंदुस्तान में कीजिए। वो आपको हम बेहतर जगह देंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाइए हिंदुस्तान को। तो ये हिंदुस्तान का अपना स्टैंड है। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने ये 50% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप से मुंह मोड़ा है, अमेरिका को आईना दिखाया है कि चीन से भी हम नेगोशिएट करने लग गए, हम रूस के साथ भी नेगोशिएट करने लग गए। रूस के साथ जो है S-400, S-500, Su-57 ये सारी डील्स जो होने लग गई, अकल ठिकाने आ गई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की। और उसी का ये नतीजा है कि अपने अधिकारियों को भेज के ट्रेड डील फाइनल किया जा रहा है। जी, इस सभी मुद्दों पर जानकारी देने के लिए और उसके सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।